तो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए फार्माकोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फार्मा संसार में आपका स्वागत है। मैं नेहा आपके साथ। दोस्तों, एचपी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए जो सवाल मैं लेकर आई हूँ, क्वेश्चन जो लेकर आई हूँ फार्माकोलॉजी के, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो यहीं से आप अपना मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, आप पता कर सकते हो आपको कितना आता है और नहीं आता है जो क्वेश्चन, उसको मैं एक्सप्लेन, वैसे मैं सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके वे क्यों है इसका आंसर ये, और जो बाकी ऑप्शन है वो क्यों है, वो किसके अंडर है, वो किसके लिए जवाब थे। तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होंगी और लास्ट में मैं बताऊंगी कि किसकी डिमांड पर ये फार्माकोलॉजी की वीडियो मैं लेकर आई हूँ। हालांकि मुझे लेके आनी थी काफ़ी समय से, डिमांडिंग बहुतों की थी, तो ये भी आप लास्ट तक बने रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अपना मॉक टेस्ट आप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी एचपी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो और मेरे साथ बने रहिए, अपना मॉक टेस्ट देते रहिए यहाँ पर, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो ये शुरू करते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जब आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हो, जैसे कि आपके पैरासीटामोल, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, आइबुजेसिक वगैरह, इन सब से क्या आपके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। हेडेक, एडिक्शन, गैस्ट्रिक अपसेट और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं इनके, जैसे कि नसेड्स में हम पैरासीटामोल ही ले लेते हैं, तो इसके पैरासीटामोल के जैसे पेट दर्द हो जाना या फिर नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह, एपेटाइट लॉस, जॉन्डिस, ये सब पेट की बीमारियां लगती हैं नसेड्स के कारण, जो है ज़्यादातर पेट की डिस्टर्बेंस होती है, स्टमक डिस्टर्बेंस होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गैस्ट्रिक अपसेट। ठीक है। एस्प्रिन की बात कर लेते हैं। एस्प्रिन में भी यही होता है कि आपका एक्सेस जो है वो जो स्टमक से एसिड है वो सिक्रेट होना शुरू हो जाता है, या फिर स्टमक क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये एस्प्रिन के जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये सब नसेड्स के जो है मेनली स्टमक से रिलेटेड या फिर गैस्ट्रिक अपसेट रहते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शुगर पार्ट इन द कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो शुगर पार्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में, तो दोस्तों आपको पता है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। आपका ग्लाइकोन पार्ट होता है, एक ग्लाइकोन पार्ट होता है। जो ग्लाइकोन पार्ट होता है वो शुगर पार्ट बोलते हैं हम उसको, एक ग्लाइकोन को बोलते हैं नॉन शुगर पार्ट। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। कार्डियक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है शुगर पार्ट, या फिर टॉक्सिसिटी करता है, या फिर वाटर और लिपिड सोल्युबिलिटी करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है, जो एक ग्लाइकोन पार्ट होता है, मतलब एक ग्लाइकोन नॉन शुगर पार्ट, वो क्या होता है, वो एक्टिव पार्ट होता है ग्लाइकोसाइड। जो ड्रग है उसका एक्टिव पार्ट ही नॉन शुगर पार्ट होगा उसका। ठीक है। और जो हमारा ग्लाइकोन मतलब कि शुगर पार्ट होता है वो सॉरी, वो उसकी सोल्युबलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। किसकी? शुगर पार्ट की जो सोल्युबलाइजेशन है ग्लाइकोसाइड की, उसमें हेल्प करता है हमारा शुगर पार्ट, मतलब ग्लाइकोन पार्ट। तो और इंक्रीज कर देता है बायोअवेलेबिलिटी ड्रग की। सो इसमें इसके अकॉर्डिंग तो फिर इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 3। वाटर और लिपिड सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है हमारे ग्लाइकोसाइड में शुगर पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन बार्बिचुरेट इज यूज्ड इन आईवी एनेस्थेटिक। आईवी एनेस्थेटिक, इंट्रावेनस से जब हम एनेस्थेटिक देते हैं तो कौन से बार्बिचुरेट इसमें से यूज किए जाते हैं? फिनोबार्बिटोन, नंबर 2 थायोपेंटेन, 3 है बार्बिटोन, और नन ऑफ दिस। तो जो फिनोबार्बिटोन रहता है हमारे पास, वो हमारे पास ऑरल एनेस्थेटिक्स है। ठीक है, टैबलेट्स के थ्रू देते हैं। और जो हमारा थायोपेंटेन है वो आईवी इंजेक्टेबल जो है इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स है। ठीक है। थायोपेंटेन जो है वो इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स रहते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें से सही जवाब हो जाता, 2 ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन। तो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन रूट वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, ऑल टाइम कोर्स ऑफ एक्शन, साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, और ऑल ऑफ अबव।
ठीक है। तो देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल सी बात है, अगर ड्रग हमारे पास हमने इंजेक्शन है कोई भी, ठीक है, हमने इंजेक्शन से हमने कोई ड्रग देनी है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियस है कि वो हमारा इंजेक्शन के थ्रू जा रहा है, आईवी के थ्रू लगेगा, इंजेक्शन है तो आईवी के थ्रू जाएगा, मुंह से थोड़ी डाल देंगे उसको अंदर पिचकारी मार के, तो वो हमारा आईवी के थ्रू जाएगा, आईएम के थ्रू जाएगा। तो रूट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरह का उसका फिजिकल है, फिजिकली ड्रग किस फॉर्म में है, केमिकल किस तरह का है, और कहाँ पर उसको इंजेक्ट करवाना है या फिर कहाँ पर उसको देना है, कहाँ पर जाके वो एक्ट करेगी। तो इन सब बातों पे ये डिपेंड करता है हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज आइडोसाइनक्रेटिक रिएक्शन इज रिलेटेड टू। जो आइडोसाइनक्रेटिक रिएक्शन होती है, होता क्या है, आइडोसाइनक्रेसी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ड्रग है, जैसे आपका एम्पिसिलिन ही ले लेते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के ऊपर वो बिल्कुल अपना सही एक्शन जो उसका मेन एक्शन है वही शो करेगी, लेकिन कुछ इंडिविजुअल बहुत कम के अंदर ऐसा होगा कि वो जो उसका एक्चुअल उसकी बिहेवियर है उसको छोड़ करके वो कुछ और ही थर्ड ही वो अपना कुछ और ही वहाँ पर रासलीला कर लेती है वो ड्रग। तो इस तरह की जो ड्रग्स होती है, जो कि या ड्रग भी नहीं कहते, कोई भी ड्रग अपना आइडोसाइनक्रेटिक एक्शन शो कर देती है, मतलब एक रिएक्शन कुछ और ही निकाल के अपना कुछ और ही खेल खेल जाती है, तो उसको बोलते हैं आइडोसाइनक्रेटिक रिएक्शन ड्रग की। तो आइडोसाइनक्रेटिक रिएक्शन रिलेटेड किससे, टॉक्सिकोलॉजी से, फार्माकोजेनेटिक्स से या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से। तो ऑब्वियस है कि वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से ही रिलेटेड होगी, क्योंकि वो अपना जो उसका कोलॉजिकल है, जो एक्टिव उसका रिएक्शन है, वो कुछ और ही आएगा, वो थर्ड ही आएगा, जो है नहीं एक्सेप्ट आएगा, ठीक है। सो इसका सही जवाब हो जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड बाय। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है अगर, तो हम किस रूट से देंगे उसको, IM रूट देंगे, सबक्यूटेनियस देंगे या फिर IV रूट देंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस है अगर हम लोग लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्टर करना चाहते हैं तो हम IV रूट देंगे, इंट्रावेनस रूट से उसके देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज टिमोलोल जो है यूजफुल इन, सॉरी ये IM लिख दिया, इन ग्लूकोमा। तो ये किस तरह की ड्रग होगी, टिमोलोल जो है ड्रग है 0.5% में लिया जाता है इसको टिमोलोल को, और ये ग्लूकोमा में, मतलब जो काला मोतिया होता है, आई प्रेशर में इस्तेमाल किया जाता है। टिमोलोल आई प्रेशर को कम करता है आइस के अंदर। तो ये कौन सी क्लास की होगी, बीटा ब्लॉकर होगा, बीटा 2 ब्लॉकर होगा, अल्फा 1 ब्लॉकर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो टिमोलोल है, प्रोपेनोलोल, टिमोलोल, ये बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग है। जो टिमोलोल है वो आई प्रेशर को रिड्यूस करती है, कम करती है, इसलिए ग्लूकोमा में दिया जाता है। ग्लूकोमा में क्या होता है, आई प्रेशर हाई हो जाता है, मतलब काला मोतिया किसको बोलते हैं, आई प्रेशर का हाई हो जाना इज काला मोतिया, ठीक है। और कैटरेक्ट होता है आपका जब आपका वो सफ़ेद फिरना हो जाता है, सफ़ेद मोती को बोलते हैं आपका कैटरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो इसका सही आंसर होता है बीटा ब्लॉकर है ये टिमोलोल। एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो है वो कौन से हैं, इनमें से प्रोपेनानोल, कैप्टोप्रिल, वेरापामिल और निफिडिपिन। तो देखिए दोस्तों, मैंने हाइपरटेंशन के ऊपर वीडियो बनानी थी आपको, लेकिन मैंने बनाई भी थी, वो स्लाइड बनाई हुई, लेकिन वीडियो नहीं उस पर बना पाई। उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बनाई थी कि जो आपका एस इनहिबिटर है ना, वो आपके जिसमें रिल आते हैं ना, ऐसी रिल जो कि हाइपरटेंशन को कम कर दे, ऐसी रिल जो कि हाइपरटेंशन को कम कर दे। तो ए से एसी और रिल जिसमें रिल आती हो, जैसे कैप्टोप्रिल, तो एस इनहिबिटर के अंदर आते हैं कैप्टोप्रिल, ठीक है। और जो प्रोपेनानोल है वो बीटा ब्लॉकर्स हैं हमारे, सॉरी प्रोपेनानोल है इसमें, हाँ प्रोपेनानोल है, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो जो निफिडिपिन है हमारे पास या फिर वेरापामिल है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। नेक्स्ट इज रोड्स एंड कॉन्स आर प्रेजेंट इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन, मैं सीरियसली बता रही हूँ, एचपी फार्मासिस्ट में हाई लेवल का नहीं आता, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। किसी भी इसमें देख लीजिए, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएंगे कि आपको नॉर्मल से रोड एंड कॉन्स पता है कि आईज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, रेटिना की जो नर्व होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। रोड एंड कॉन्स रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, ये भी पता है कि कलरिंग के लाइट, मतलब देखने के लिए, डार्क और लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि रोड क्या काम करता है, क्या लाइट में काम करता है या फिर डार्क में काम करता है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लो प्लीज़, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप नए हो।
मेरे पुराने व्यूवर्स मुझे पता है कि अभी तक चिपके हुए होंगे और पूरे क्वेश्चंस के जवाब देंगे और मुझे रिजल्ट देंगे इसमें लास्ट में लिख के कि हमने इतने सही क्वेश्चन किए। तो थैंक यू सो मच फॉर बने रहने के लिए। और बहुत मज़ा आता है जब हम पढ़ाई करते हैं साथ में। ये हमारे पास हो तो मैं अभी अलग पढ़ रही हूँ, लेकिन जब आप लोग इसको देखते हो वीडियो को तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में हमारी स्टडी हो रही है। सो रोड एंड कोन्स आर प्रेजेंट इन, ये हमारे को कॉर्निया में होते हैं, रेटिना में होते हैं, स्क्लेरा में होते हैं या फिर कोरोइड में होते हैं। तो जो रोड एंड कोन्स होते हैं वो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको फोटो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, एक रोड होते हैं, कोन होते हैं, ठीक है। रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो रोड्स होते हैं वो लो लाइट में देखने के लिए होते हैं, मतलब डार्क में। आप रोड से याद रख लो, रोड्स जो है वो रात में इस्तेमाल किए जाते हैं। रोड्स, आर से रोड, आर से रात, ठीक है, रात में काम करने के लिए। और जो कोन्स होते हैं वो तभी एक्टिव होते हैं जब लाइट होती है, ज़्यादा लाइट होती है, ठीक है। तो इसको फोटोटॉपिक विजन भी, फोटोटॉपिक विजन में कोन्स एक्टिवेट होते हैं हमारे पास, ठीक है। वो कलर विजन्स के लिए कोन्स इस्तेमाल, कलर कोन्स, ठीक है। रोड रात के लिए। सो इसका सही जवाब हो जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड, रेटिना, ठीक है। मायोपिया इज करेक्टेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं। मायोपिया, मायोपिया क्या होता है? हिंदी में अगर इसको देखें तो इसको बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। उल्टा होता है ये मायोपिया, मतलब दिखता इसमें दूर का नहीं है लेकिन बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष है मायोपिया, इसमें दूर की चीजें कम दिखाई देती है, नजदीक की चीजें दिखाई देती हैं। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया पे क्या होता है कि आपको नजदीक की चीजें कम दिखाई देती हैं और दूर की आपको ठीक दिखाई देती है। सो मायोपिया को करेक्ट किस तरह से किया जा सकता है? प्लेन लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या फिर सिलेंड्रिकल लेंस। तो मायोपिया को कनकेव लेंस, आपने याद रखना है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, आप मेरे को तो जानती हो नेहा को, मेरे को स्पेक्स लगा हुआ है, मेरे को कनकेव लेंस लगे हुए हैं, मुझे दूर का थोड़ा कम दिखाई देता है। तो कॉनकेव है वो दूर के लिए है और कॉन्वेक्स, कंफ्यूज होता है यार इसमें, कॉन्वेक्स जो है वो हाइपरमेट्रोपिया के लिए होता है और ये होता है हमारे पेरेंट्स के लिए। ये सोच लेना कि हमारे पेरेंट्स जो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हैं क्योंकि उनके नज़दीक का नहीं दिखाई देता, वो वैक्स, कन्वेक्स, ओके। सो नेक्स्ट इज लाइट रेज एंटर थ्रू। लाइट रेज एंटर कहाँ से करती हैं, ठीक है। तो कॉर्निया, रेटिना, आइरिस और इनमें से कोई नहीं। तो लाइट रेज हमारे पास सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है? आइज का, कॉर्निया ही है डोनेटिंग पार्ट। तो लाइट रेज वहीं से एंटर करती हैं। सो नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। मैंने पहले डेफिशिएंसी डिजीज के ऊपर वीडियो बनाई यार, इतने एफर्ट्स लगा के वीडियो बनाई विटामिन की डेफिशिएंसी पे, पर उसे देख भी लो प्लीज। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। इसके लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स खाने होंगे, स्पेंज, हरी सब्जियां हैं उनको खाओ, ठीक है, आयरन वाली। विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी एंड विटामिन बी। और इसका सही जवाब है विटामिन ए। पार्किंसन डिजीज इज ड्यू टू लेसन इन द। तो पार्किंसन डिजीज किस कारण से होती है? किसमें लेसन्स के कारण होती है? किसमें? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया। तो इनमें से किस में जो है दिक्कत आ जाती है? घाव के कारण या फिर चोट के कारण या फिर डिस्ट्रक्शन या फिर खराब भी बोल सकते हैं। पार्किंसन डिजीज इज ड्यू टू द खराबी ऑफ, किसके कारण? तो जो पार्किंसन है वो हमारे पास हमारी ब्रेन की डिजीज़ है। सबसे पहली बात है ब्रेन की डिजीज़ है, मिड ब्रेन की डिजीज़ है, उसमें सेरिब्रम की डिजीज़ है। लेकिन जो आपका पार्किंसन में सबस्टेनिया नाइग्रा नर्व होती है हमारे पास, हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर सबस्टेनिया नाइग्रा, उसके लेसन के कारण, उसके खराबी के कारण, उसमें खराबी आ जाती है, उसकी कमजोरी के कारण जो है हमको पार्किंसन डिजीज़ होती है। मतलब वही जो याद नहीं रहता किसी को, मतलब भूल जाते हैं, ठीक है, को कभी याददाश्त चली जाना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे कितनी होती हैं? तो 6, 7, 8 एंड 9। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड सही होगा, क्योंकि जो सर्वाइकल की होती हैं 7 होती हैं, फिर आती है थोरेसिक, थोरेसिक की 12 होती हैं, फिर आता है लंबर, लंबर की होती हैं 5, ओके। सो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है भाई,
कन्फ्यूज़न मुझे नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि कन्फ्यूज़न हो सकता है। जैसे लीवर से भी पता है, गॉल ब्लैडर भी बाइल जूस फेंकता है, पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस डालता है, तो इसमें से कंफ्यूजन हो सकता है। तो बाइल जो है सबसे पहली बात लीवर ऊपर आता है, उसके बाद आता है हमारे पास गॉल ब्लैडर। तो लीवर जो है वो बाइल को बनाता है, उसके बाद वो गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर जब हमारा खाना आता है फिर वो सब फेंक देता है बाहर और खाना डाइजेस्ट हो जाता है। सो बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो लीवर था वो सही था। क्वेश्चन नंबर 16 द लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। टेट्रोजेनिक डिजीज़ में इस पर अलग से भी वीडियो बनाऊंगी। मुझसे पूछा था ग्रे बेबी सिंड्रोम धर्मदेव आपने, तो मैं ज़रूर इसको बनाऊंगी। मैंने बनाए हैं ये जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है ना, शायद मैंने प्रीवियस जो स्टार्टिंग की वीडियो हैं उसके लिए एक बार और क्षमा चाहती हूँ। सब बोलते हैं वो फास्ट हैं, जी हाँ वो फास्ट है। उस समय मैंने स्टार्टिंग की वीडियो थोड़ा फास्ट बनाई थी, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज टेराटोजेनिक डिजीज जो है वो किस कॉज्ड बाय थैलिडोमाइड। जो ये बोलने में थोड़ा मुझे टेराटोजेनिक इफ डिजीज है वो जो थैलिडोमाइड के कारण होती है वो कौन सी है, किस तरह की होती है। तो उसमें क्या होता है, क्या इफेक्ट आता है टेराटोजेनिक। तो कार्डियक इफेक्ट आता है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म होता है, या फिर फोकोमेलिया होता है, या फिर नन ऑफ अबो। तो जो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी अगर आपने पढ़ी भी होगी, बी फार्मा में भी पढ़ी होगी, थैलिडोमाइड ट्रेजेडी 1960 में जर्मनी में हुई थी। कि क्या हुआ था, प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो मॉर्निंग सिकनेस होती है उसके लिए ड्रग्स थैलिडोमाइड बनवाई, ठीक है। तो कि मॉर्निंग सिकनेस में इस्तेमाल की जाए, प्रेगनेंस जो जो वुमेन्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं वो इसे मॉर्निंग सिकनेस के लिए लें। तो इसको खाने से जो है जब डिलीवरी हुई तो बच्चे जो पैदा हुए वो मल्टीपल डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए। उनको फोकोमेलिया था, मतलब कि उनके काफ़ी जो पार्ट्स थे वो गायब थे, जैसे कि हाथ या फिर कान ही नहीं है, कान के सुराख हैं, काफ़ी अंदर इंटरनल पार्ट जो एब्सेंट होंगे वो तो अलग की बात है, लेकिन बाहर से भी टांगे नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, तो नाक नहीं, लिप्स कटे हुए। तो ये सब इसके थैलिडोमाइड के कुछ इस तरह के टेराटोजेनिक अफेक्ट आए थे, डिजीज इसे कहा गया। तो ये जर्मनी में आया था 1960 में, और इन्हीं के लिए फिर बाद में हेलसिंकी की जो डिक्लेरेशन थी उसको यूज़ किया गया हेलसिंकी की। उसने बनाया कि जो भी ड्रग हम ये ह्यूमंस पे लें पहले प्लीज़ उन्हें अच्छे तरह से टेस्टिंग कर ले। तो ये हेलसिंकी ने दिया था इसके डिक्लेरेशन हेलसिंकी के। सो इसका फोकोमेलिया इज़ द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, आपकी मर्जी है, और सब्सक्राइब कर दें, वो भी आपकी मर्जी है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्जी है। बने रहिए अगर आप करना चाहते हो। और जो मुझे रिक्वेस्ट थी सचिन शर्मा और डॉक्टर धर्मदेव, आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो है और बहुत अच्छी रिक्वेस्ट थी, मज़ा आ गया। तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग गाइस।